चुनाव तो यूपी में भी होना है, भले ही एक सीट का होना है, लेकिन अखिलेश यादव कह चुके हैं कि ये मिल्कीपुर जो अयोध्या की एक विधानसभा सीट है, इसका उपचुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। देश में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कहीं कोई चुनाव होगा तो वो मिल्कीपुर का, बकौल अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि इसकी तो बाकायदा इस पर स्टडी होनी चाहिए, मिल्कीपुर में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है। योगी जी ने अपना सब कुछ झोंक दिया इस सीट पर, क्योंकि जितना उनका उपहास उड़ाया गया लोकसभा फैजाबाद अयोध्या हारने के बाद, वो हम लोग सब जानते हैं। और अब ये थोड़ा चैलेंज जो है अखिलेश यादव को है कि आप ये विधानसभा बचा करके दिखाइए। और अगर ये दोनों तरफ से सोचें, ये सीट अगर भाजपा जीत गई तो वो सारी लोग, आप हार गए थे, अयोध्या हार गए थे, वो सारे उलाहने जो हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये याद रखा जाएगा कि आपने उपचुनाव जीत लिया। और अगर अखिलेश यादव ये सीट दोबारा जीत गए तो अभी जो वो उपचुनाव में उनकी किरकिरी हुई है, 9 में से 7 सीट वो हार गए, वो सब भूल जाएंगे। ये याद रखा जाएगा कि अयोध्या की सीट देके फिर भी सभा निकाल करके लेगी। तो ये लड़ाई तो वहां पर चल रही है। इस सब के बीच कुंभ को लेकर एक बड़ी मजेदार घटना हुई। अखिलेश यादव सुना रहे हैं वो किस्सा, आपको मैं उनका बयान सुनाता हूं। प्रयागराज में जगह जगह, अब आप किसी भी शहर में जाइए तो वहां की जो स्थानीय जो निगम होता है वो अपने प्रचार के लिए हर जगह अपना नाम लिखता है कि भाई ये फलाना फलाना कानपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे। तो यहाँ प्रयागराज शहर का नाम हो गया है, तो लिखा जा रहा था सब जगह प्रयागराज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कुंभ के आसपास सारे खंभों पर लिखा जाना था प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि वो सब ये काम ये अथॉरिटी करवा रही है। अब खंभा तो कितना आएगा खंभे पे लिखने में, तो शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीडीए तो अखिलेश जी का है। तो अखिलेश जी ने मजे ले लिए योगी जी के। उन्होंने कहा कि देखिए सब जगह योगी जी ने हमारा प्रचार करवा दिया, सब हर खंबे पे पीडीए लिखवा दिया। बाद में जब लगा कि अरे ये तो वो वाला पीडीए बन गया अखिलेश वाला, तो फिर सब मिटवाए भी गए। सुनिए अखिलेश यादव को। ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है हमारा, ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे, हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचो ऐसी सरकार है। तो राजनीति में ऐसे कुछ आनंद के लम्हे भी आ जाते हैं जो हुआ ये, चले खैर। लेकिन चुनाव मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर में अब देश का सबसे बड़ा चुनाव है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन है दोनों खेमों की नाक का सवाल, नाक और मूछ का सवाल है। भले मुझे कोई नहीं रखता, ना अखिलेश जी ना योगी जी। लेकिन सर समीर साहब, यूपी का चुनाव हो गया मजेदार। निश्चित रूप से 2027 विधानसभा के पहले ये आखिरी उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर का। और मिल्कीपुर का में अखिलेश यादव का भी सब कुछ दांव पे लगा और योगी आदित्यनाथ का भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। देखिए योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा इस समय अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने 2 जो उपचुनाव हुए थे उसमें 7 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को एक राहत दी है। लेकिन अयोध्या की जो फैजाबाद की जो लोकसभा की जो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद बने, वो अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक चिढ़ाने का काम कर रहे थे कि हमने अयोध्या को जीत लिया है। अब उन्हीं अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से पहले विधायक थे, जो सांसद बने, उनके बेटे अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये वहां के स्थानीय सांसद के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अपने बेटे को चुनाव जितवाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है, चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, पासी कम्युनिटी से आते हैं और बहुत अच्छा टिकट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो 9 उपचुनाव हुए थे उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने, मुझे लगता है, मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। और योगी आदित्यनाथ, आपको लगता है नया चुनाव नया समीकरण होगा या मोमेंटम योगी के साथ है? निश्चित रूप से योगी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो प्रायश्चित वोट का जो मैंने एक बार जिक्र किया था वही मिल्कीपुर में होने वाला है।
मिल्कीपुर से अयोध्या सीट जो भारतीय जनता पार्टी हार गई, फैजाबाद लोकसभा सीट जो हार गई, जिसमें अयोध्या का मंदिर है, और अब जो बात वहां पे मतदाताओं को शायद ये लग रहा होगा कि हमसे एक ऐतिहासिक गलती हुई है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद में हराकर, तो मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर इस बार समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सीट होगी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है, पहले भारतीय जनता पार्टी जीती है, और इस बार मुझे लग रहा है दोनों बातों का देखिए एक उसका एक दूसरा आर्गुमेंट है। देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, बड़े जोर शोर से चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश से सारी निगाहें थी, 75 सीट की बात हो रही थी, 70 पार की बात हो रही थी, और अयोध्या का भी चुनाव हार गए, वो इतिहास में दर्ज है, अब उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। उपचुनाव होते रहे, उपचुनाव में अगर मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ तैयारी के साथ जा रहे हैं, पूरी फील्डिंग करके जा रहे हैं, नहीं तो पहले चुनाव हो जाता, पहले भी एक राउंड चुनाव हुआ, मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? यही उन्होंने मामला था ना, हाँ कोर्ट में मामला था। नहीं, ये तो कहने की बात होती है, वो चुनाव करना चाहती तो सरकार वो से स्टे हटवा लेती। देखिए वो अपनी तैयारी से जा रहे हैं, और अगर वो जीते तो भी उस बात की कोई भरपाई नहीं होगी। दूसरी बात, मैं सौरभ मानता हूं कि चुनाव को हमें इन सब चीजों से, मुद्दों से अलग रखना चाहिए। देखिए विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए थे जब पूरा ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, लेकिन उसके बाद चर्चिल जो उसके नायक थे वो चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हारने से और जो मुद्दे होते हैं उनका कोई बीच का नहीं, ठीक है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ रहा, लेकिन जिस तरीके से फैजाबाद के जो नवनिर्वाचित सांसद थे उनको राहुल जी और अखिलेश जी ने फ्रंट पे बिठाया, वो चढ़ा रहे थे ना, बता रहे थे उनको फैजाबाद का राजा कहा, ये देखिए फैजाबाद के राजा है, अयोध्या के राजा है। और मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, मिल्कीपुर की जनता ये भी इससे वो कसक नहीं दूर होगी, इससे वो कसक नहीं दूर होगी। ये तो दिल को बहलाने के लिए अच्छा ख्याल होगा कि चलिए हमने असेंबली जीत ली, लेकिन असेंबली का उतना कोई महत्व नहीं है। बात तो मैं बता रहा हूं जो प्रतिष्ठा में, ये एक मिल्कीपुर की जनता ये भी देखेगी कि जिसको उन्होंने सांसद बनाकर दिया है, वो एक बार भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया वहां का सांसद, नहीं देखने गया कि वहां व्यवस्था भी देख सकती कि पहली पंक्ति में बैठे रहते हैं लोकसभा में, रखेगी कि हमारा सांसद कैसा है, जिसको हमने फैजाबाद से भेजा है। जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल हो गए तो उसके आयोजन में भी वो नहीं जा रहा है, तो मुझे लग रहा है सब देख के जनता वोट करेगी, और मुझे लग रहा है परिणाम इस बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। रामचंद्र पासवान वहां से, और दूसरा इसको तो अखिलेश यादव ने कहा देश का सबसे बड़ा चुनाव। नहीं, अखिलेश तो देखिए ये तो चुनाव का प्रचार की बात है, वो हार गए कह देंगे कि साहब उपचुनाव में धांधलेबाजी हुई है, राज्य सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, अनेक आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, ईवीएम तो है ही है। तो मेरा ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं समीर जी के माध्यम से जाने, कभी समीर जी कभी आपने कभी देखा है कि भाजपा कभी कमजोर हो रही हो या कभी चुनाव हार रही है? नहीं, बहुत बार बोला सर, अच्छी बात है। विजय जी, अभी कल परसों एक खबर आ रही थी कि जो ओलंपिक के कुछ मेडल्स दिए गए, उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल थे उसका जो चमक है ना वो खराब हो रही है लगातार। ऐसा मिल्कीपुर में तो नहीं हो रहा कि वो जो ट्रॉफी थी लोकसभा में पहले रो में, उसकी चमक कमजोर होगी इस चुनाव में? चमक कमजोर हो रही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये 10 जो लोकसभा के, ये विधानसभा के उपचुनाव होने थे, उसमें से 9 हुए, एक का जिसका जिक्र रशीद भाई ने भी किया, वो उस समय नहीं हुआ। लेकिन योगी जी ने तो पहले दिन से, जब वो 10 थे तो 10 में भी उन्होंने मिल्कीपुर को अपने लिए चुना था कि वो उस कैंपेन को, उस जिम्मेदारी को लेंगे, और मुझे लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को लेकर ही इस चुनाव को देखना चाहते हैं। भले ही उससे उसकी भरपाई नहीं हो, लेकिन फिर भी ये भरपाई तो होगी कि अयोध्या भी हार गए, उसके बाद यदि मिल्कीपुर भी हार जाते तब तो बड़ा झटका लगेगा। पहले लोकसभा हारे, अब अगर विधानसभा भी हार गए, हाँ, तो वो तो और बड़ा झटका हो जाए, वो फिर ज्यादा किरकिरी होगी। और अखिलेश जी के लिए तो ठीक है, वो उस तरह से अरे एक मजेदार टेनिस, वो क्या कहते हैं, वॉली चल रही है कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में भी। अब अखिलेश जी ने दिल्ली में केजरीवाल जी के ऊपर दाव लगाया कि मतलब मैं इनके साथ हूं, तो पूछा लोगों ने जाके यूपी के बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से कि वहां तो आपका साथी ऐसा कह रहा है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा भाई यूपी में तो नहीं कह रहे ना। जिस दिन अखिलेश जी यूपी में ये कहते हैं इमरान कि मैं नहीं हूं कांग्रेस के साथ, उस दिन मुझसे बात करना। उसकी तो लंबी कहानी है, जो कांग्रेस और जो पूरी बात करूं सर 10 सेकंड। उसके बाद इमरान मसूद नहीं बोला, ठीक कह रहे हैं, उन्होंने यहां कह दिया कि ये नहीं भूलना चाहिए किसी को कि यूपी की जो 43 सीटें हैं, 37 समाजवादी पार्टी की और 6 हमारी, ये राहुल जी का वोट है। वही मैं कह रहा हूँ, दिल को बहलाने का ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए उसकी भी पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उनमें बड़ी रस्साकशी चल रही है। अब ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, वो ये जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के घटक दल हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, सबने दबाव डाला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, केजरीवाल को देशद्रोही ना बताएं, कांग्रेस जो है अजय माकन, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद फिर सबने समर्थन कर दिया, फिर राहुल गांधी नाराज हुए। तो ये सारा का सारा इनका तो देखिए मुझे लगता है कि एक लंबा आपको। अब राहुल गांधी किस मूड में है सर? नहीं, मूड तो उनका हमेशा अपबीट होता है, वो आपने देखा ना, सलाम दुआ हो गई,
वहां के ऊपर अब नई आता हूं जगह बिहार पे। नहीं, लेकिन जैसा आप जो बात आपने कही वो मैं उसको इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं। सबने मिलकर के पहले कांग्रेस को ये कहा कि यार तुम्हारा साथी है, देखो ऐसा मत करो, फिर सब जाकर के उसी के साथ खड़े हो गए। तो राहुल गांधी को लगा गया ना मेरा बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। देखिए ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति में हमने बहुत बार देखा है, और ये कांग्रेस भी इसमें माहिर थी, और होता है विपक्षी दल एक दूसरे का, तो वो क्या करते हैं कि वो टार्जन से फैंटम बनाते हैं। तो ये जो वेशभूषा का होता है बच्चों का, उस तरह का ये काम राजनीति में बहुत होता है। और लेकिन जनता क्या देखती राहुल है। गांधी को अब लग रहा है कि मुझे अब किसी का लिहाज नहीं करना, तुम मेरे साथी हो नहीं हो, चुनाव है तो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, ऐसा? देखिए राजनीति में चुनाव जीतना, राजनीति में ये एक एनजीओ नहीं है। कांग्रेस बार बार दिल्ली में भी यही तर्क दे रही है कि हम एनजीओ नहीं है, हमें केवल हम चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है। जैसे मैं सौरभ आपसे कई बार कहता रहता हूँ कि देयर इज नो सिल्वर मेडल इन पॉलिटिक्स, कि आप हम अच्छी तरह से चुनाव लड़े, हमारे इतने फीसदी वोट आए, तो ये हमेशा ये लूजर आर्गुमेंट होता है जो हम मत प्रतिशत की बात करते हैं। तो यहाँ तो जीतना है, और कांग्रेस के लिए कहना बहुत आसान है कि वो 5 राज्य ऐसे जहाँ कोई एमएलए ही नहीं है, तो ये चीज़ का भी तो आपको संज्ञान लेना होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ी कर दिए, कैंडिडेट के साथ भी कांग्रेस खड़ी है क्या दिल्ली में? दिल्ली में मैं संदीप जी को नहीं, देखता हूँ, राहुल अकेले लड़ाई राहुल कर रहे हैं। गांधी के पास पदयात्रा पे जानकारी है। निकलने वाले हैं भाई। समीर जी के पास जानकारी है। दिल्ली में राहुल कहाँ गांधी से की आ रहे हैं? पदयात्रा होने वाली है, संदीप दीक्षित के लिए साथ आपको वोट मांगते दिखाई देंगे घर घर जाकर। सोचिए जरा वो दृश्य आप। हाँ तो वो देखिए, मैं रोज देखता हूँ संदीप जी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो कैंपेन के लिए अपने जा रहे हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखाई देता। उनके सामने तो फिर भी लोग होते हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीलमपुर की रैली की और आप केजरीवाल पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है सीधे, मतलब तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़े और अपने पैरों पे खड़ी हो। यहाँ पर 2 विधानसभा चुनाव से आप खाता नहीं खोल पा रहे दिल्ली के अंदर। केजरीवाल के सामने पूरी कांग्रेस आपकी वोट बैंक को लेकर चला गया। तो कांग्रेस को अगर बीजेपी से लड़ना है और अगर 2029 में मोदी को चुनौती देना है तो कहीं तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना। अरे अभी अगर 2025 के चुनाव से 2029 पर पहुंच जाते हैं बार बार, उनको पहले ये तो लड़ने दीजिए। ये तो शुरुआत करना पड़ेगी। आपको दिल्ली लड़ना पड़ेगा, आपको बिहार लड़ना पड़ेगा, आपको समीर जी यूपी, को बंगाल कांग्रेस की लड़ना फिक्र पड़ेगा, इतनी तभी क्यों तो है? 2029 में चुनाव दे पाओगे। समीर जी आपको कांग्रेस की फिक्र क्यों है? आजकल ज्यादा हो रही है उनको फिक्र, पता नहीं ये क्यों हो रही है, देखिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक ऐसा एक सोच है कि जब तक कांग्रेस मजबूत दिल्ली में नहीं होगी, 8-10% के मजबूती लेके नहीं आएगी, तब तक जो है भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस का जो, अगर आप गुब्बारे की उपमा दें तो उसमें हवा भरी जा रही है। अच्छा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? ऐसे तो बीजेपी का भी नहीं है। नहीं, लेकिन बीजेपी का है, लेकिन ख्वाहिशमंद बहुत है। कांग्रेस में ख्वाहिशमंद कौन है? करते हैं सौरभ जी, आपने एक भी दिन नहीं पूछा कि भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है। आप इसका मतलब सीरियसली नहीं ले रहे पार्टी को। सर मैं तो सवाल पूछता हूँ, जवाब तो आप लोग देते हैं। आपने कब बताया मुझे कि कौन है कांग्रेस मैं का तो उम्मीदवार? समझता ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये बाइपोलर इलेक्शन है। मैं इसको है ही नहीं बाइपोलर कांग्रेस इलेक्शन से के। ज्यादा आगे नहीं मानता, Alright, मेरी ठीक है। अपनी राय है।